नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्राइम टाइम के सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ हाजिर हैं हम और अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से भी, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की झलकियों पर एक नजर। दिल्ली में फिर गुंडों के निशाने पर एक बेटी, महिला कैब ड्राइवर से लूटपाट की कोशिश, बियर की बोतल से हमला। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर छेड़ी बहस, बताया नफरत का ग्रंथ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। जोशीमठ में दरार और धसाव का शिकार जो होटल्स हुए हैं, जो इमारतें हुई हैं, उनका डिमोलिशन होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। होटल मलारी इन को गिराने का काम कल शुरू होना था, लेकिन मुआवजे पर लोगों के विरोध की वजह से ये काम शुरू हो नहीं पाया। लोगों के गुस्से के बीच कल रात सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के उस रिलीफ कैंप में पहुंचे जहां प्रभावित परिवार के लोग हैं। रिलीफ कैंप में धामी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ितों की हर हाल में मदद का भरोसा दिया। धामी का रिलीफ कैंप दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब विस्थापितों में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। गुस्से में कल दिन भर लोगों का प्रदर्शन चलता रहा। लोग मुआवजे की राशि को लेकर नाराज हैं। इस मौके पर धामी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। कुछ नहीं होगा। दर्द की कोई हद नहीं है, आंसुओं का कोई हिसाब नहीं है। जोशीमठ के राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों का दर्द छलक रहा है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने। कल आप एक बार हमारा घर देख लेना। नहीं आए, उस घर में रहने लायक नहीं है। कुछ डिसीजन नहीं। इनके मकानों में दरार है, घर जमीन में धंस रहे हैं, लिहाजा ये लोग अपना आशियाना छोड़ कड़ाके की ठंड में राहत शिविरों में हैं। मुआवजे पर ठनी है। कल दिन भर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। तो सरकार खुद इनके दरवाजे पर पहुंच गए। जोशीमठ में इस वक्त टेम्परेचर लगातार ढुलकता जा रहा है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर एक एक करके रिलीफ कैंप में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं जो रिलीफ कैंप में हैं। उन लोगों से मिल रहे हैं कि आखिरकार तैयारी कैसी है, क्या तैयारियों में कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही अधिकारियों द्वारा, और आपदा से जो लोग प्रभावित हैं उनसे मिल रहे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं और परिवारों से मिलकर एक एक करके उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो वेदना है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहत शिविर में धामी प्रभावित परिवारों से मिले, पूरी संवेदन और धैर्य के साथ लोगों की बातें सुनी। छोटी सी बच्ची को गोद में उठाकर ये यकीन भी दिला दिया कि आपदा की घड़ी में सरकार लोगों के साथ है। मुआवजा अभी तक नहीं मिला हमको, कह रहा कि कुछ मिलेगा, कुछ बोली नहीं। क्या 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 हुआ? कब तक रहेंगे? इतनी ठंड में इतना परेशान कर रही कोई मीटिंग हुई, उसको बोला कि मुआवजा हो जाएगा। तब तक क्या क्या हुआ हमारा? एक चीज बताया हमारा कैसा हुआ, मतलब आप बताइए हमारा कैसा हुआ?
लोग मुसीबत में हैं। इस आपदा में हर किसी के लिए अकेले लड़ना संभव नहीं। सरकार ही इनकी उम्मीद है। आप भी एक हमारी उम्मीद है जो हमारे आप कुछ कर सकते हैं। आप ही से बहुत सारी और आपके लिए हम पूरी एडजस्ट कर रहे हैं और हमारे घरों की स्थिति आगे वो चिंता है। हमें यहाँ देख के आप यही लगे कि हम ठीक है, लेकिन आप हमारे घर देखोगे, आप अगर वहाँ पे जाके देखोगे हमारे घर की स्थिति जो होती है बिल्कुल इतने टूट टके हैं। जो हम 1 बजे रात वहाँ से भागे, हम अंदर सो रहे, बाहर से हमारा घर टूट गया तो हम भाग भी नहीं सकते वहाँ से। सिर्फ आप ही हमारा सर, हमें आपसे बहुत आप समय की रिलीफ फंड जो हमारे उस होटल में कुछ हो ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन होटल की वजह से हमारे घर पूरे टूट गए हैं। अब उस होटल का मामला जहाँ तक हो उसको जो करते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सबसे पहले हमारी व्यवस्था करो सर। धामी हर कमरे में जाकर लोगों से मिले, राहत शिविरों में लोगों को मिल रहे खाने का भी जायजा लिया। पूरी कोशिश इस बात पर की कि संकट की घड़ी में सरकार का संवेदनशील चेहरा नजर आए। मुआवजे की राशि को लेकर लोगों के गुस्से से जो खराब संदेश गया है वो ठीक हो। बात कुछ नहीं हुई, यहाँ पर आए मिलने तो यही बोला कि भाई आप लोगों की व्यवस्था हम देख रहे हैं करेंगे। ये छोटी सी बालिका जो हमारी पोती उसको भी गोद में लिया उन्होंने और बोला कि भाई घबराने की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भाई यही, बाकी कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला, हो जाएगा, आप धैर्य रखो और आप लोगों का हम सोचते हैं कि वो समाधान कर देंगे हम। एक तरफ जोशीमठ के तमाम मकानों में दरार है, उनके गिरने का खतरा है, उस पर मौसम खराब, खतरा और बढ़ गया। कल से असुरक्षित बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू होना था, लेकिन लोगों के विरोध के बीच ये नहीं हो पाया। इस बीच जोशीमठ में एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है, राहत सामग्रियों की खेप भी पहुंच चुकी है, लेकिन सस्पेंस बरकरार कि आगे क्या होगा। आशुतोष मिश्रा के साथ अभिषेक भारद्वाज, जोशीमठ आज तक। तो जोशीमठ के प्रभावित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है आशुतोष, और ऊपर से मौसम की मार। क्या जानकारी, क्या अपडेट, आगे की तैयारी कैसी? अब ये समझिए कि हाथ पैर जिस तरह से कांप रहे हैं तो यहाँ रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। अब ये पूरी सड़कें जो आप नमी देख रहे हो इसीलिए क्योंकि बीती रात यहाँ पर बर्फबारी हुई है और ठीक जोशीमठ के जो ऊपरी इलाके हैं उन सब पर सिर्फ ऊपर के पहाड़ी चोटियां ही नहीं बल्कि सब कुछ पूरी तरह से हिमाच्छादित हो चुकी है। रात भर करीबन सुबह 4 बजे तक बर्फबारी हुई है और जिस तरह का मौसम अभी खराब है ये तस्वीर लगभग ऐसी ही रहने वाली है और अगले 2-3 दिनों तक ये रहने वाली है। अब यहाँ तक ज्यादातर लोग जो अपने कैंपों में है, बीती रात मुख्यमंत्री वहां से मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ा सवाल ये कि मेरे पीछे इन 2 होटलों को जिनको सबसे पहले गिराया जाना था, क्योंकि ये फिलहाल सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं। यहाँ के मालिक और उनके लोग, परिवार के लोग, वो अभी भी यहाँ से नहीं गए। रात भर यहाँ पर बारिश हुई है, तिरपाल लगाया हुआ है, जनरेटर से जुगाड़ करके देखिए अलाव जला रखा, सब कुछ। ये लोग जाने को यहाँ से तैयार नहीं है। अब ठंड बढ़ रही है, मौसम खराब हो रहा है। आपको ये बताया मुख्यमंत्री इस समय जोशीमठ में ही मौजूद है धामी। वो आज फिर एक बैठकों का दौर करेंगे और कुल कोशिश ये हो रही है कि प्रभावित लोगों को समझा बुझा लिया जाए ताकि वो कम से कम डिमोलिशन की प्रोसेस है वो सुरक्षित इलाके बनाना शुरू करें ताकि कम से कम नुकसान या कोई बड़ी त्रासदी ना होने पाए। मलिका, शुक्रिया आशुतोष जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन लगातार ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या जोशीमठ बच पाएगा? प्रभावित परिवारों की मदद सरकार कैसे करेगी? जोशीमठ के लोगों पर बैठे बिठाए मुसीबत आ पड़ी है। इम्तिहान उत्तराखंड सरकार का भी है कि वो इस आपदा में लोगों को नाराज किए बगैर कैसे मदद करती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर प्रभावित परिवार की मदद का भरोसा जताया है। हम क्लैरिटी करेंगे, हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का, मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी क्लैरिटी करेंगे। और हमें दर्द है, हमें कष्ट है, हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में है। हर प्रकार से जो आपदा में प्रभावित हुए हैं उन सभी को राहत देना, उन सभी का पुनर्वास करना हमारी प्राथमिकता है। बाबा केदार हम पर कृपा करेंगे, हमारा जोशीमठ फिर से आपदा से मुक्त होगा। संकट में याद आते हैं भगवान, जोशीमठ संकट में है।
साथ में संकट में धामी सरकार की साख। ऐसे में याद आ रहे हैं भगवान केदार, बद्री विशाल और भगवान नरसिंह। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बद्री विशाल जी, भगवान नरसिंह जी, बाबा केदार हम पर कृपा करेंगे। हमारा जोशीमठ फिर से आपदा से मुक्त होगा, अपनी पहले की जैसी स्थिति में आएगा। जोशीमठ के प्रभावित परिवार लोग गम और गुस्से में हैं। कलेजे पर पत्थर रखकर घर तो खाली कर देंगे, लेकिन जाएंगे कहां? जोशीमठ तो छोड़ देंगे, लेकिन जीविका कैसे चलाएंगे? जोशीमठ की जनता के ये सवाल अब आक्रोश में तब्दील हो गए हैं। घर छोड़ने से पहले वो सरकार से मुआवजा चाहते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। जोशीमठ में प्रशासन ने स्थानीय लोगों की यही आशंका दूर करने के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में कुछ नतीजा नहीं निकला। लेकिन धामी हर पीड़ित को इंसाफ का यकीन दिला रहे हैं। एक एक प्रभावित एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को हर प्रकार से सहायता देंगे। जोशीमठ की समस्त जनता के साथ, सब लोगों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ की चिंता कर रहे हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। उनका कार्यालय लगातार इस पर काम कर रहा है। अभी माननीय गृह मंत्री जी का भी मुझे दूरभाष पर उनका भी फोन आया है, उन्होंने भी यहाँ की सारी चिंता की है। एनडीएमए की टीम यहाँ पर काम कर रही है, एनडीआरएफ के लोग काम कर रहे हैं। लोगों के गुस्से के बीच सीएम धामी याद दिला रहे हैं कि पूरा उत्तराखंड आपदा प्रभावित राज्य है। ऐसी आपदा से हमेशा से उत्तराखंड उठ खड़ा होता है और इस बार भी ऐसा ही होगा। ये हमारा आपदा प्रभावित पूरा राज्य है और अभी आपदा यहाँ आई है और पहले कभी उत्तरकाशी में बरणावत में आई थी, केदारनाथ की आपदा आई थी, अभी रैणी में आई थी और धारचूला में, मालपा में। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष हमको इन आपदाओं से दो चार होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, आपदाग्रस्त रहना पड़ता है। 4 महीने बाद हमारी यहाँ पर चारधाम यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। अभी होली में हमारा बड़ा खेल का विंटर गेम्स यहाँ पर होने वाले हैं, इसलिए उन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। होटल मलारी और होटल माउंट व्यू पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन तय किया था, लेकिन उससे पहले मुआवजे को लेकर बात अटक गई, जिसके बाद प्रशासन को आगे की कार्रवाई रोकनी पड़ी। क्या मांग लेकर के बैठे, क्योंकि ये तो कह तो रहे वही बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग, हमारी वही मांग है। और सेटलमेंट वाली जो व्यवस्था है वो लंबी हो सकती है। अब तत्काल में जरूरत है कि आप लोग यहाँ से जाएं, कम से कम जान को खतरा ना हो। जी 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 नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पूरे जितने हजारों हजार लोग बेघर हो चुके हैं उनका बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट हो जाए, तो ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी से दूसरे को खतरा हो रहा है तो वो हो जाना चाहिए। जोशीमठ में प्रशासन बुलडोजर का दस्ता लेकर तैयार है, लेकिन 723 घरों को गिराने के ऑपरेशन के आगे जोशीमठ की जनता खड़ी हो गई है। इस बीच बिगड़ते मौसम ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ अंकित शर्मा, जोशीमठ आज तक। तो रातों रात लोगों के घर उनसे छीन लिए गए, चारों ओर माहौल गमगीन है और लोगों को ये डर सता रहा है कि अब आगे क्या होगा जोशीमठ में। लेकिन ये संकट पैदा कैसे हुआ? क्या ये संकट आपदा प्राकृतिक है या मानव निर्मित? जोशीमठ की आपदा की जांच के लिए आईआईटी रुड़की की एक कमेटी बनी हुई है, जिसके प्रमुख जांचकर्ता और आईआईटी रुड़की के निदेशक से आज तक ने बातचीत की। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बिल्डिंग्स बना लेते हैं, अगर सोइल की ध्यान नहीं देंगे। फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए सोइल की प्रॉपर्टीज को आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज वेरी डेवलप्ड, और अगर सोइल की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर डिजाइन, मुझे कॉलम या बीम की डिजाइन करनी है मेरे को, तो मुझे सोइल की प्रॉपर्टीज के बिना काम चल जाएगा। अगर मेरे को फाउंडेशन डिजाइन करनी है तो मुझे ये जानना होगा कि वहां की मिट्टी किस तरह की है, उसके बिना। और मिट्टी में 2 तरह के ब्रॉडली होते हैं, एक सैंड होता है, क्ले होता है। उनकी प्रॉपर्टीज में रात दिन का डिफरेंस होता है। तो हमें ये जरूरी है कि पहले वहां मिट्टी, जैसे हम कहते हैं इन जनरल टर्म में जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, या मान लो अभी जैसे जोशीमठ में भी हुआ, तो बड़ी बिल्डिंग्स का हमने पूछा इन्होंने कि जियोटेक्निकल स्टडी हुआ है क्या। ये कब से आ रही है ये समस्या? ये क्योंकि हमने लोकल आदमी लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा 2 जनवरी की नाइट में, हालांकि दिसंबर से चालू हुआ था,
2 जनवरी की नाइट में उनको ये लगा कि कुछ साउंड सुनाई दिया। अब मैंने जब विजिट किया, मकानों का विजिट किया, ये किया, तो मुझे जो डैमेज देख के लगा वहां पे, यहाँ कोई अर्थक्वेक आ गया क्या? इट इज, अगर किसी को ये नहीं बताया कि यहाँ सब्सिडेंस वगैरह है, कोई अर्थक्वेक का एक्सपर्ट हो गया तो या तो अर्थक्वेक का डैमेज हुआ है यहाँ पे। तो मुझे तो लगा जैसे कोई अर्थक्वेक में क्रैक्स आते हैं उस तरह के हो रहे हैं, बट अर्थक्वेक का तो कोई अभी शेकिंग का डेटा है नहीं। हम लोगों ने भी हो जगह से इंक्वायरी किया कि मेजर अर्थक्वेक कोई शेक हुआ, वो तो रिकॉर्ड होता है। क्या कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ हल्के मटेरियल्स का इस्तेमाल हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है। तो क्योंकि हल्के मटेरियल का अगर आप यूज करते हैं तो उसकी मतलब लोड कम आएगा, वो आल्सो पॉसिबल। लेकिन कई बार जैसे हल्के मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? हल्के मटेरियल्स जैसे अभी जापान में तो वुडन से रिलेटेड हैं, फ्री फैब्स आ रहे हैं आजकल, फैब्रिकेटेड मटेरियल्स वगैरह हैं। सो देयर आर मेनी मटेरियल्स आर अवेलेबल। जोशीमठ से लोग बहुत आंसुओं में निकले हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि उन इलाकों में वो लौट पाए? क्या विज्ञान हमारा और हमारा टेक्निकल कॉम्पिटेंस देश का इस समय इतना है कि जोशीमठ में जो कुछ हुआ है वो वापस पलटे और लोग अपने घरों की ओर, चाहे वो एक नवनिर्मित घर हो, वहां लौट पाए? मैडम, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि स्लोप अगर अनस्टेबल हो गया है, लैंडस्लाइड हो रहा है, फिर तो मतलब उसको हमको उस साइट को या तो स्ट्रेंथनिंग करें, वो तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, कहने का मीनिंग है। तो हमें ये देखना है कि जो ग्राउंड सब्सिडेंस हो रहा है वो ग्राउंड सब्सिडेंस तक ही रुकता है, वो या लैंडस्लाइड या जिसको स्लोप अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम प्रे करें कि वो ग्राउंड सब्सिडेंस के बाद सेटल हो जाए, उसके बाद में लैंडस्लाइड नहीं हो। अगर लैंडस्लाइड हो गए हैं तो वो मकान कोलैप्स हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा उस केस में। उस केस में तो फिर पहले तो स्लोप को स्टेबल करिए, उसके बाद फिर मकानों की बात करिए, कंस्ट्रक्शन की बात हो जाए। क्या कोई समाधान है? एक्चुअली समाधान इसीलिए रिसर्च जरूरी है। तो जहां तक है, क्योंकि जब भी कोई चीज, एक बिल्डिंग होती है, जब वो टूट रही होती है, तो उसके आप आगे पीछे अगर कुछ आप उसको सपोर्ट दें तो चांसेस होते हैं कि समाधान निकलता है। इसमें भी अगर अंदर से पानी, सीपेज पानी जो निकल रहा है उसका स्रोत क्या है, उस एरिया को अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ये डैमेज जोन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि ये आगे नहीं बढ़े। तो कई बार आपने देखा है कि रिपेयरिंग एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। तो अगर मुझे लगता है कि सॉल्यूशन जरूर होगा। तो जोशीमठ में ये हालात रातों रात पैदा नहीं हुए हैं। कौन है जोशीमठ का गुनहगार? किसकी लापरवाही का खामियाजा जोशीमठ की आम जनता चुका रही है? कैसे मिलेगा इंसाफ? कैसे मिलेगी जोशीमठ को राहत रहेगी? इस पर नजर, जानकारी आगे भी पहुंचाएंगे। लेकिन अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर ऐसी वारदात हुई है जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में एक महिला कैब ड्राइवर पर हमला हुआ है। वारदात 9 जनवरी की है। उबर कैब चलाने वाली लेडी ड्राइवर प्रियंका के मुताबिक 9 जनवरी को दिल्ली के आईएसबीटी के पास लूटपाट के इरादे से 2 लोगों ने कैब पर पत्थर फेंके। पत्थर से कैब का शीशा टूट गया। वो जब गाड़ी देखने के लिए नीचे उतरी तो 2 लोगों ने पैसे छीन लिए, मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। जब उसने विरोध किया और मदद के लिए आवाज लगाई तो गर्दन पर बियर की बोतल से हमला किया। लेडी ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, 10 टांके भी लगे हैं। पुलिस के मुताबिक महिला ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। दिल्ली में एक महिला उबर ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और लूटपाट की कोशिश की गई। जब महिला ड्राइवर ने मदद मांगी तो आम लोग भी नहीं, यहां तक कि पीसीआर कॉल के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस मौके पे पहुंची। हमारे साथ बात करने के लिए प्रियंका देवी हैं जो उबर चलाती हैं, उनसे बात करते हैं। कब की बात है ये? सर, ये 9 जनवरी की बात है, रात के 3 बजे की। जब मैं अपने कस्टमर को पिक करने के लिए जा रही थी तो सडनली 2 लोग आए। पहले तो उन्होंने ईंट से हमला किया, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और जब मैं उनसे विरोध करने लगी तो 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद छीना झपटी के दौरान उन्होंने कांच की बोतल से मेरे गले पे हमला कर दिया। अच्छा, ये जो चोट लगी हुई है? हाँ जी सर। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में मैं काफी देर तक हेल्प के लिए चिल्लाती रही। जब 1-2 लोग, मतलब गाड़ियां मेरे पास से गुजरी, पर वो लोगों ने कोई हेल्प नहीं की मेरी। बस आए, फोटो खींच के चले गए। ना बाइक वाले भी रुके, ऑटो वाले भी रुके, और बस फोटो लेके चले गए। उसके बाद किसी ने कोई हेल्प नहीं की। फिर एक उत्तराखंड की बस आ रही थी, उसमें से एक अंकल ने देखा, उन्होंने उतर के मेरी हेल्प की
और अपना गला मैंने कपड़े से खुद दबा रखा था कि ताकि मुझे ओवर ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। फिर पीसीआर को कॉल किया और ऊबर की जो पैनिक बटन होती है हमारी गाड़ी में, हमने उसे भी टच किया पर उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया। और जब पीसीआर को उन्होंने कॉल किया, पीसीआर उसके आधे घंटे बाद आई। और एम्बुलेंस को भी कॉल किया गया तो एम्बुलेंस मुझे सुबह 6 बजे कॉल कर रही है कि मैम आपको एम्बुलेंस चाहिए क्या। तो आधे घंटे तक तो किसी ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। जो पीसीआर कॉल थी पहली आपने की थी या फिर पीसीआर कॉल की ही जो यात्री थे उन्होंने? जो यात्री थे उन्होंने की थी, क्योंकि मैं ओवर ब्लीडिंग की वजह से तकरीबन बेहोशी की हालत में थी। तो जो पहली पीसीआर कॉल थी वो यात्री ने की थी। और उस पीसीआर कॉल के बाद पुलिस कितनी देर में आती है मौके पे? आधे घंटे के बाद। कितने बजे पीसीआर कॉल करीब हुई होगी प्रियंका जी? और 3 बजे। और कितने बजे पुलिस पहुंची? पुलिस आई थी 3:35 पे मेरे पास में। उसके बाद फिर पुलिस ने क्या किया? फिर पुलिस आई, गाड़ी को देखा मेरे, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचाइए, पर वो फिर भी कि आपकी गाड़ी में क्या हुआ है, कैसे चोट लगी है। मैंने कहा सर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप पहले मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए। उन्होंने फिर भी गाड़ी देखा, पेपर देखे, इधर उधर से पूछने लगे कि भाई क्या हुआ है इसके साथ में। उसकी थोड़ी देर बाद जब मैंने ज्यादा रिक्वेस्ट करके बोला, फिर वो अपनी पीसीआर में बिठा के मुझे पास के ही हॉस्पिटल लेके गए। तो दिल्ली में एक और डरावनी वारदात, जिसके बाद महिला सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में। कब तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे, सवाल बरकरार है। और अब बात बिहार की करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान की बात आपको बताते हैं। बिहार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। मौका था बिहार के नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करने का। उम्मीद थी कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नए जीवन में प्रवेश कर रहे छात्रों को करियर की राह दिखाएंगे, लेकिन मंत्री जी रामचरितमानस की चौपाई सुनाने लगे। ये साबित करने की कोशिश करने लगे कि जिस रामायण को जनमानस श्रद्धा से पढ़ता है वो नफरत का ग्रंथ है। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति माने नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के छात्रों को बताते हैं कि नारी जाति को शिक्षा से दूर रखने में रामचरितमानस का भी हाथ है। सुंदरकांड देखते होंगे, घर में माँ बहन बेटी लगा के सुनती है, तो क्या सुनती है उसमें? संपूर्ण नारी जाति को कैसे शिक्षा से अलग किया गया, कैसे उसको अपमानित किया गया। तो आप उसमें पाएंगे कि आप देखेंगे कि संपूर्ण सुंदरकांड में जो 2-4 बातें हैं वह निंदनीय है। छात्रों को संबोधित करने के बाद चंद्रशेखर जब मीडिया के बीच आए तो उन्होंने अपने संबोधन का बचाव किया और लगे हाथ बीजेपी आरएसएस को भी घसीट लिया। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। मजहब, नफरत, मोहब्बत, ये इन दिनों देश की सियासत का कीवर्ड बने हुए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच जो कहा, वो बात वहीं रुकने वाली नहीं थी, वो दिल्ली के सियासी गलियारे तक पहुंच गई। इस प्रकार से हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। ये वही आरजेडी है जिसे पीएफआई और सिमी में तो कोई आतंकवादी नजर नहीं आता। पीएफआई और सिमी की पैरवी करते इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने बयान और वक्तव्य दिए थे।
ये वही इकोसिस्टम है जो बार बार हिंदू आस्था पर चोट करता है ताकि वोट बैंक का वोट मिल सके, हिंदुओं को गाली देता है ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके। अभी अयोध्या के राम मंदिर पर जगदानंद सिंह के बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आ गया। लगता है जब तक कोई विवाद ना हो तब तक नेताओं का खाना हजम नहीं होता। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा आज पंजाब के लुधियाना से गुजर रही है। घने कोहरे की वजह से यात्रा 1 घंटे के लिए रोकी गई थी, लेकिन 7 बजे से ये यात्रा फिर शुरू हो गई और ये यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये जन सैलाब, राहुल गांधी के साथ ये तमाम लोग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हुए, और राहुल गांधी मीडिया के सामने आकर ये पहले ही कह चुके हैं कि जबरदस्त जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को पंजाब में मिल रहा है। सुशासन में एक बार फिर पुलिस वाले लठैतों की तरह लाठी चलाते दिखे हैं, मगर ये लाठीबाजी पुलिस ने आधी रात को की है, वो भी एक घर में घुसकर। पुलिस ने औरतों बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लाठीचार्ज हुआ तो आगजनी, हंगामा और बवाल भी हुआ, लेकिन ये सब क्यों हुआ, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कानून व्यवस्था चाहे जैसे चले, मगर पुलिस वालों के हाथ बहुत चलते हैं। बिहार के पुलिस वाले सिर्फ थानों में ही नहीं पीटते या सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर ही नहीं पीटते, कई बार तो आधी रात को दीवार फांदकर किसी के घर में घुसकर भी पीटते हैं। देखिए ये बिहार में बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनार गांव की तस्वीरें हैं। एक घर में आधी रात को पुलिस का जत्था दरवाजा तोड़कर घुसता है, दीवार फांदकर घुसता है और बेतहाशा लाठियां भांजता है। पुलिस वालों की लाठियां बगैर भेदभाव के चल रही हैं। जितनी तेज बुजुर्ग के माथे पर पड़ती है, उतनी ही तेज बच्चे की पीठ पर भी पड़ती है। जितनी तेज बुजुर्ग महिलाओं पर पड़ती है, उतनी ही तेज बच्चियों पर भी पड़ती है। हम लोग घर में 2-4 लोग थे, हमारे लड़का है, हम थे, एक हमारा नाती था, हमारा 2 लड़का था, सोए हुए थे। 11 बज रहा था, 11:30 बजे। इसी में पुलिस प्रशासन बहुत बल दल के साथ आई और गेट हमारा पीटने लगे। गेट पीटने लगे तो घर से आवाज, और औरतें जगी, बोली कि कोई पीट रहा है, हम कहे बंद कर दो, गेट मत खोलो। इसके बाद हम जो है वहाँ से निकल गए और उस दूसरे छत पर चले गए, वहाँ से देख रहे थे। मार खाने वाले बताते हैं कि पुलिस उन पर ऐसे टूट पड़ी थी मानो वो कोई बड़े अपराधी हो। 2-4 सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए, चोर की भाग। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे, एक हमारे लड़कियों को मारे, एक जो है सो गाजीपुर का रहने वाला लड़का था रिश्तेदार का, उसको भी पकड़ लिए। और वो जब हमारी औरतें, हमारी बहू जाकर बीच बचाव करना चाहिए तो उन लोगों के ऊपर भी डंडा बरसाए। पुलिस के सामने जो भी आया, पुलिस ने उसकी चमड़ी उधेड़ ली। घर में दूसरे के घर दीवार गली पतली है, उसमें से दोनों तरफ से टांग उठाकर चढ़ गए उसके घर में। अच्छा। और दोनों सब परिवार सोए थे और उसके अंदर ढुककर दरवाजा खोले, बाहर से भी प्रशासन जाकर उसको बुरी तरह से पिटाई की। और पिटाई करने के बाद में यहाँ से लेकर चली गई थाना में। महिलाएं बख्श देने की गुहार लगाती रही, मगर पुलिस तो पीटने गई थी, काहे सुनती किसी की। ऊपर से आके और गेट ये बीच वाला तोड़ दिया और तोड़ने के बाद सीधा अंदर गए। हम लोग उठ के बोले कि यहाँ पे लेडीज आप लोग क्यों आ रहे हैं, तो वो लोग सीधा लाठी चार्ज, और मेरे भाई है उसको इतना मारे और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। यहाँ पे ये देखिए पूरा हाथ सबको लगाया, घर पे पूरे लोगों को लगाया, मम्मी को, चाची को, हमको, ये सबको मारे। मार खाने वाले पूछ रहे थे कि हमारी गलती क्या है, क्यों चोरों की तरह आधी रात को हमारे घर में घुसकर पुलिस ने हमें पीटा।
ये बर्बरता, इतनी बर्बरता की कि ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होनी है, ऐसा हम कभी नहीं देखा है और न सुना है। चोरों की भात, डकैतों की भात हमारे घर में, हम लोग चोर हैं, हम लोग किसान हैं, हमने क्या अपराध किया? लोग आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट के दौरान पुलिस वालों ने महिलाओं के गहने भी उड़ा लिए। हम गहना लेकर गले में पहनी थी और उसको तोड़ करके ले लिए हैं। गहना था और सिकड़ी था। पिटाई की पूरी तस्वीरें देख ली आपने और पुलिस वालों की बर्बरता भी सुन ली। अब आगे की तस्वीरें देखिए। पुलिस की कुछ गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं, कुछ गाड़ियां जल के राख हो चुकी हैं। पुलिस का बूथ भी ज्वाला की चपेट में है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, यानी कि चौसा में ही मौजूद हैं और उसी पावर प्लांट जहां पर बन रहा है वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आप ग्राउंड जीरो पर देखिए किस तरीके से आज सुबह से ही जो है जमकर यहां पर हिंसा हुई और जो किसान आंदोलन कर रहे थे पिछले 3 महीने से जमीन के मुआवजे को लेकर, उनके सब्र का बांध दरअसल कल टूट गया जब उन लोगों ने इस पावर प्लांट के मेन गेट पर तालेबंदी कर दी और उसके बाद धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन पुलिस ने उस वक्त तो उन किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन देर रात जब पुलिस उस गांव में घुसी और किसानों के घरों में जबरन घुसकर उनकी बर्बर तरीके से पिटाई की। थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अहाते से भी धुएं का गुबार निकल रहा है। लोग सड़कों पर तांडव करते दिख रहे हैं। ये सडनली लोग एग्रेसिव हो गए हैं, काफी संख्या में लोग जुट गए हैं यहाँ पे और प्लांट में भी तोड़फोड़ किया है, सड़कों पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, जल्दी नियंत्रण में आ जाएगा। अब इस मारपीट और हंगामा बवाल आगजनी की पूरी कहानी सुन लीजिए। बक्सर के चौसा में SJVN का पावर प्लांट है। इसे बनाने के लिए 2010-2011 में किसानों की जमीनें ली गई थी। किसानों को 2010-11 के सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा दिया गया, लेकिन कंपनी ने 2022 में जमीन अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू की तो किसान अब मौजूदा दर के हिसाब से अधिग्रहण की जाने वाली जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। किसान कहते हैं कि कंपनी पुराने दर पर ही मुआवजा देकर उनकी जमीनों को जबरन ले रही है। इसी के विरोध में पिछले 86 दिन से आंदोलन कर रहे थे ये लोग। इन्हीं आंदोलन करने वाले कुछ किसानों के खिलाफ कंपनी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की माने तो आधी रात को वो उन्हीं किसानों को पकड़ने गई थी जिन पर मुकदमा है। पुलिस की माने तो किसानों ने ही उन पर हमला किया, जबकि तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस किस कदर उन्हें पीट रही है। इसी पिटाई के विरोध में लोग आक्रोशित हुए और उन्होंने जमकर बवाल काटा। पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर, आज तक। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान में मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुस्लिम सर्वोच्च की जंग में ना पड़े, जिसके बाद इस बयान ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी से लेकर विपक्ष तक हर कोई मैदान में उतर आया है। जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं, उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं। एक बार फिर मोहन भागवत का बयान आया और हिंदू मुसलमान वाला विवाद गहराया। धर्म में एकता आहे, तो सनातन आहे, तो सृष्टीची धारणा करणारा शाश्वत नियम आहे। धर्म एकच आहे, तो सनातन आहे, तो आपलं जीवन ज्याच्यामुळे चालतं तो नियम आहे, तो कधीही बदलत नाही। संघ प्रमुख ने मुसलमान पर जुबानी बाण छोड़े तो ओवैसी मैदान में उतर आए। मोहन भागवत की नसीहत पर वार किया तो वहीं बीजेपी बचाव में उतर आई। भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते, भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी और ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। दुनिया में रहने वाले 10 मुसलमानों में से एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अधिकार पूरी तरह से महफूज भी हैं और मजबूत भी हैं, सुरक्षित भी हैं और सिक्योर्ड भी हैं। लेकिन वो दिक्कत मुसलमानों की नहीं है, दिक्कत मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों और जागीरदारों की है। शिवसेना ने भी मोहन भागवत के बयान को हथियार बनाया और बीजेपी पर हमलों की बौछार शुरू कर दी। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक
नेता मोहन भागवत जी ने बात सामने रखी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। संजय राउत का बयान है, अगर उसमें से मोहन भागवत जी के लिए भाजपा का नाम हटा दीजिए तो वो बयान पूरा शिवसेना के लिए ठीक उतरता है। भाजपा या संघ ने कभी भी इस प्रकार की देश को बांटने की बात नहीं की। संजय राउत जी के कई पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो संघ के स्वयंसेवक रहे, मैं अपेक्षा करता हूं उनसे बात कर लें तो समझा देंगे कि संघ किस प्रकार राष्ट्रवाद की बात करता है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक हर किसी के निशाने पर मोहन भागवत आ गए। कोई इसे 2024 की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताने लगा तो कोई हिंदुस्तान को तोड़ने वाला कहने लगा। दलितों को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए आपने उनमें कई जातियां जो शोषित हो रही हैं उनके उत्थान के लिए क्या किया है? सिर्फ ये शब्दों के आंकड़ों से लोगों को सिर्फ आप तोड़ने का जो काम कर रहे हैं। श्री मोहन भागवत जी का जो संपूर्ण वक्तव्य है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की कवायद का हिस्सा है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू और मुसलमान, दो धर्मों, दो सभ्यताओं के टकराव के सवाल उठाए हैं, वो गए और बीते जमाने की बात होगी। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं को भागवत के बयान में कोई आपत्ति नजर नहीं आती। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। बहरहाल मामले ने सियासी रंग ले लिया है। हर कोई अपनी सियासत के हिसाब से भागवत के बयान को हवा दे रहा है। आज तक ब्यूरो।